Hello students, myself Hemlata Rathore. This is my fourth and last lecture of class 9 Geography chapter number 2 Physical Feature of India. Now in this lecture I will cover two topics for you, the Indian desert and the coastal plains. Okay, now the first we will start from the Indian desert. Okay, आप सभी को मेरे स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा. दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. अब हम यहाँ बात करने वाले थे इंडियन डेजर्ट के बारे में. तो इंडिया का जो डेजर्ट है वो इंडिया के वेस्ट पार्ट में बिलोंग करता है. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये राजस्थान है और राजस्थान के सबसे वेस्ट पार्ट में जो आ रहा है हमारा वो है द इंडियन डेजर्ट. आपको दिख रहा होगा द इंडियन डेजर्ट यहाँ पर. क्लियर. नाउ दिस इज़ द लाइज इन द अरावली हिल्स. देखो ये आपको अरावली हिल्स यहाँ पे दिख रहा है. अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट्स में क्या है, ये लाइस कर रहा है. ये टोटल सैंड एरिया है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सैंड्स देखने को मिलेंगी और यहाँ इतनी ज़्यादा विंड एनर्जी होती है, हवाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि सैंड्स की अगर देखा जाए तो यहाँ सैंड ड्यून्स बनना काफ़ी कॉमन है, रेत के टीले बनना काफ़ी कॉमन है. आप सभी को पता है कि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट एंड इट्स नोन फॉर देयर एक्सट्रीम क्लाइमेट. अपने बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए भी ये जाना जाता है. यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. 150 मिलीमीटर से भी कम की बारिश यहाँ पे साल भर में रिकॉर्ड की जाती है. क्लियर. यहाँ अगर देखा जाए तो एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लूनी रिवर, जो इस एरिया की एक काफ़ी मेन और इम्पॉर्टेंट रिवर है. अच्छा, यहाँ पे सैंड ड्यून्स वगैरह भी बनते हैं. तो सैंड ड्यून्स से यहाँ पे कुछ क्रिसेंट शेप में जो ड्यून्स बनते हैं उन्हें बार्चन्स कहा जाता है. और जनरली ये जो बार्चन्स अगर हम जैसलमेर वगैरह जाएँ करें या जैसलमेर के उधर ही देखने को मिलते हैं. ये सैंड ड्यून से ही बने हुए होते हैं बार्चन्स जनरली. ठीक है. और जैसे मैंने आपको बताया कि अपने एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के लिए जाना जाता है. तो जब समर सीज़न होता है तो समर सीज़न में यहाँ का क्लाइमेट जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. और बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अगर देखा जाए तो वैसे ये काफ़ी कम है. यहाँ पे लैक ऑफ वाटर है, बहुत कम पानी यहाँ पर है. जो लोग यहाँ पर रहते हैं तो वो दूरों मिल से जो है पानी को सर्च करके लेकर आते हैं. ठीक है. तो ये तो था हमारा इंडियन डेजर्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था. नाउ मेरा फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है तो कोस्टल प्लेन. तो कोस्टल प्लेन आप लोगों को सभी को पता है जो हमारे समुद्र के आसपास के तट होते हैं. जैसे ये आप देखिए यहाँ पे ये आपको समुद्र दिख रहा है, ये हमारा जो है ये समुद्री तट है. ठीक है. इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज पेनिनसुलर इंडिया एंड पेनिनसुलर प्लेटू. अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्लेटू के बारे में बताया था. वाई इट इज़ नोन एज पेनिनसुलर प्लेटू या पेनिनसुलर इंडिया. तो पेनिनसुलर से जैसे हम समझते हैं कि ये तो इंडिया का एक प्लेटू रीजन है, लेकिन इसे पेनिनसुलर क्यों कहा गया है? बिकॉज द 3 साइड्स ऑफ प्लेटू इज़ कवर्ड विद वाटर. यहाँ पे इस प्लेटू की जो तीनों साइड्स है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसे द पेनिनसुलर प्लेटू भी कहा गया है. अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में ईस्ट में हमारा आता है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में आता है अरेबियन सी. अब ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आता है तो ये ईस्ट कोस्ट है. ईस्ट कोस्ट में आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे और ये वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स सॉरी ईस्ट कोस्ट में आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे एंड वेस्ट कोस्ट में आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे. नाउ आर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप. फर्स्ट I will explain to you western ghats. Western ghats divided into 3 broad region. इसे 3 ब्रॉड रीजन्स में डिवाइड किया. आपको वेस्टर्न घाट दिख रहा होगा, ये वेस्टर्न घाट है आपका पूरा. क्लियर. ये 3 ब्रॉड रीजन में डिवाइडेड है. फर्स्ट कोंकण, सेकंड कन्नड़, थर्ड जो है मलाबार कोस्ट. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट कोंकण, ये रहा कोंकण यहाँ पर जो कि लाइस करता है मुंबई और गोवा में. मुंबई और गोवा का जो वेस्टर्न घाट का जो पोर्शन है दैट इज़ नोन एज कोंकण. फिर आता है कर्नाटका में. कर्नाटका वाला जो वेस्टर्न घाट का पोर्शन है उसे कन्नड़ कहा गया है. यहाँ पे आता है कन्नड़ आपका. ठीक है. और लास्ट में फिर आता है केरला. तो केरला में जो वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं वहाँ उस जगह को मलाबार कोस्ट कहते हैं. आप देख सकते हो ये बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है मलाबार कोस्ट. तो इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स जो है हमारे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. उसी तरीके से हमारा जो ईस्टर्न घाट है दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरी. फर्स्ट है आपका नॉर्दर्न सिरकार, ये लिखा हुआ है, एंड देन सेकंड है आपका कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है. नॉर्दर्न सिरकार आपका आ जाता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में, और फिर कोरोमंडल कोस्ट जो है वो आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर.
क्लियर। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट्स जो हैं जनरली वो इस तरीके से डिवाइडेड हैं हमारे, क्लियर। तो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया दिया कि किस तरीके से ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो हैं ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइडेड हैं। अब अगर हम बात करें तो जो हमारे ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो हैं यहाँ से कुछ रिवर्स भी फ्लो करती हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जैसे कृष्णा रिवर, ये गोदावरी रिवर है, ये यहाँ पे आपको कावेरी रिवर दिख रही है, ओके। तो और ये महानदी यहाँ पे आ गई। तो दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जनरली दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू और पेनिनसुलर प्लेटू। ये कहाँ से आ रही है, ओरिजिनेट होकर ये वेस्ट पार्ट से आ रही है डेक्कन प्लेटू के, बट ये सब कहाँ जा रही है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट में जा रही है बे ऑफ बंगाल में। मतलब ये ईस्ट में होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो रही हैं, और जब ये वहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में सी में मिल जाती हैं तो वहाँ पे अपना एक डेल्टा फॉर्म कर रही हैं। तो ये तो था आपका पूरा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन मैंने आपको बताया। अब इसी कोस्टल प्लेन में आप लोग देखेंगे तो आपके टू आइलैंड्स भी आ जाते हैं। फर्स्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड विच इज़ लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, और सेकेंड है लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे दे रखा है विच इज़ लाइज इन द अरेबियन सी। ओके, नाउ आपको पता है कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है स्मॉल आइलैंड्स हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही फैला हुआ है, छोटे छोटे से टापू हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ टापू ऐसे भी हैं जो अनइनहेबिटेड के लिए जाने जाते हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, बट हाँ वहाँ फॉरेस्ट काफ़ी घने हैं और वाइल्ड लाइफ काफ़ी रिच वहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसे ही जैसे पिट्टी एक आइलैंड है जो अनइनहेबिटेड है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, बट वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी। नाउ लक्षद्वीप आइलैंड इज़ ऑल्सो नोन एज कोरल आइलैंड, जैसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है, ओके। फिर आता है नेक्स्ट हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, हमारी कंट्री के ईस्ट में आता है ये अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये दो ग्रुप से मिलके बना हुआ है, अंडमान सी एंड निकोबार सी, ठीक है। अंडमान आइलैंड जो है वो नॉर्थ पार्ट में आता है और निकोबार आइलैंड जो है वो साउथ पार्ट में आता है। इनके भी कुछ आइलैंड्स ग्रुप्स हैं, समथिंग 500 टापू से मिलके ये आइलैंड बना हुआ है, जिसमें छोटे बड़े सब तरह के टापू आ जाते हैं। और अंडमान और निकोबार आइलैंड भी अपनी ग्रेट डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको वेजिटेशंस मिलेंगी, फॉरेस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा टापू पे देखने को मिलेंगे। वेजिटेशंस के साथ साथ में, फॉरेस्ट के साथ साथ में यहाँ पे एनिमल की जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब यहाँ वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी रिच है। तो मतलब अगर दोनों ही आइलैंड्स की बात की जाए तो दोनों ही आइलैंड अपने फ्लोरा और फ्योना के लिए जाने जाते हैं। और जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये इक्वेटर के भी पास में आ जाता है, तो ये अपने क्लाइमेट के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी हॉट क्लाइमेट यहाँ पे होता है, और रेनफॉल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लार्ज स्केल्स पे सपोर्ट करते हैं फ्लोरा और फ्योना का। तो ये चैप्टर हमारा आज यहीं कंप्लीट हो रहा है। लास्ट टॉपिक पे जो हमारा था द कोस्टल आइलैंड्स के ऊपर, कोस्टल रीजन्स के ऊपर था जनरली, जो मैंने आपको बताया है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इंडिया के मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था कि इंडिया का जो फिज़िकल फीचर है वो कितने लैंडफॉर्म्स में डिवाइडेड हैं, और इंडिया का हर एक रीजन जो है उसके कितने स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो मैंने आप लोगों को सब बताए हैं। माउंटेन्स जो है रिच है अपनी फॉरेस्ट और वाटर सोर्सेज के लिए रिच है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स हमने बात करी थी, तो वो उसे ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री कहा जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ग्रेन्स का। प्लेटू जो होते हैं हमारे स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स की, क्लियर। फिर आ जाता है हमारा, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी यहाँ पे बहुत आपको देखने को मिलेंगी। कोस्टल रीजन्स और आइलैंड ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पर पोर्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, फ़िशिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में काफ़ी डाइवर्स फिज़िकल फीचर्स हमको देखने को मिले हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा ये पूरा लेक्चर, इस मैप के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करा है, ओके। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। गुड बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। बाय, थैंक यू।